नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ रूसी क्रांति से सोवियत साम्राज्य तक एक युग की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं रूसी क्रांति। 20वीं सदी की शुरुआत थी। रूस एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो यूरोप से एशिया तक फैला था, जहां बर्फ से ढकी जमीन पर करोड़ों लोग भूख और गरीबी में जी रहे थे। ऊपर था एक शासक, जार निकोलस द्वितीय, जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, पर जिसकी आंखें अपने ही लोगों की पीड़ा से बंद थी। महलों में संगीत था, लेकिन सड़कों पर सिसकियां। लोग रोटी के लिए तरस रहे थे और इतिहास धीरे धीरे बर्फ के नीचे उबल रहा था। रूस उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, परंतु सबसे असमान भी। 95% से ज्यादा लोग किसान थे जो जमीन पर काम करते थे जो उनकी अपनी नहीं थी। उधर राजघराने और कुलीन वर्ग विलासिता में डूबे थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के शाही महलों में सोने के फव्वारे बहते थे, लेकिन गांवों में लोग भूख से मरते थे। औद्योगिक क्रांति की आहट रूस में देर से पहुंची, पर उसने नया वर्ग जन्म दिया, मजदूर वर्ग, जिसे हम वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं। फैक्ट्रियों में लंबे घंटे, कम मजदूरी और अमानवीय हालात ने असंतोष को हवा दी। धीरे धीरे यह असंतोष क्रांति में बदलने वाला था। 9 जनवरी सन 1905 हजारों मजदूर अपने परिवारों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में जार के महल की ओर शांतिपूर्वक बढ़े। वे रोटियां और सुधार की मांग कर रहे थे। उनके हाथों में जार की तस्वीरें थीं। वे उसे अब भी पिता समान मानते थे, लेकिन सैनिकों ने गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। यह दिन इतिहास में दर्ज हुआ ब्लडी संडे के नाम से। यह वो क्षण था जब लोगों ने समझ लिया उनका पिता समान जार वास्तव में उनका दुश्मन है। संपूर्ण रूस में हड़तालें, विरोध और दंगे भड़क उठे। पहली बार सोवियत यानी वर्कर्स काउंसिल बने, जो आम जनता की आवाज थी। हालांकि यह क्रांति दबा दी गई, पर यह 1917 की महाक्रांति का पहला अभ्यास थी। सन 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में कूदने का फैसला किया, पर सेना कमजोर थी, संसाधन घटिया और नेतृत्व अक्षम। सैनिकों के पास हथियार नहीं, कपड़े नहीं, खाना नहीं। लाखों सैनिक मोर्चे पर मारे गए। देश के भीतर भुखमरी और महंगाई ने जनता को पागल बना दिया। उधर जार ने खुद सेना की कमान संभाल ली और सरकार छोड़ दी अपनी पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा के हाथों में, जो एक रहस्यमयी साधु रास्पुटिन के प्रभाव में थी। रास्पुटिन पर आरोप लगे कि वह राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, मंत्री बदल रहा है और राजमहल को नियंत्रित कर रहा है। रूस धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा था। फरवरी सन 1917 सर्दी की ठिठुरती सुबहें और रोटी की कतारें। पेट्रोग्राड की सड़कों पर महिलाओं और मजदूरों ने रोटी दो का नारा लगाया। हजारों लोग जुड़ गए। सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश मिला, पर उन्होंने इनकार कर दिया। सैनिक जनता के साथ मिल गए। यह वो क्षण था जब जार का शासन ढह गया। जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया। 300 साल पुराना रोमनोव वंश समाप्त हो गया। रूस में बनी एक अस्थायी सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो लोकतंत्र लाना चाहती थी, लेकिन जनता कुछ और चाहती थी, शांति, भूमि और रोटी। और यह वादा करने वाला एक व्यक्ति वापस आ चुका था, जिसका नाम था व्लादिमीर इलिच लेनिन। लेनिन, जो वर्षों से निर्वासन में थे, अप्रैल सन 1917 में जर्मनी से लौटे। उन्होंने रेलगाड़ी से उतरते ही कहा, सारी सत्ता सोवियतों को, युद्ध समाप्त करो, भूमि किसानों को। यह शब्द आग की तरह फैल गए। जहां अस्थायी सरकार युद्ध जारी रख रही थी, वहां लेनिन ने शांति का वादा किया। बोल्शेविक पार्टी, जो उनके नेतृत्व में थी, धीरे धीरे जनता का समर्थन जीतने लगी। सरकार कमजोर पड़ती गई और क्रांति का दूसरा चरण करीब आ गया। 25 अक्टूबर सन 1917
पेट्रोग्राड की स्याह रात थी, पर सोवियत झंडे लाल आग की तरह लहरा रहे थे। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सैनिकों ने विंटर पैलेस पर धावा बोल दिया, जहां अस्थायी सरकार छिपी थी। बिना किसी बड़ी लड़ाई के सरकार गिर गई। लेनिन ने घोषणा की, अब हम समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। रूस में पहली बार मजदूरों और किसानों की सत्ता स्थापित हुई। यह था इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, रूसी समाजवादी क्रांति। परंतु सत्ता मिलना अंत नहीं था। यह शुरुआत थी एक गृह युद्ध की, यानी सिविल वॉर की। 1918 से 1921 तक रेड आर्मी यानी बोल्शेविक और व्हाइट आर्मी यानी राजभक्त पूंजीवादी और विदेशी ताकतों का समूह आमने सामने थी। देश जल रहा था। भुखमरी, बीमारी और हिंसा से करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन अंततः रेड आर्मी विजयी हुई। 1922 में लेनिन के नेतृत्व में बनी एक नई राष्ट्र इकाई यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। यह था इतिहास का पहला साम्यवादी राज्य, एक ऐसा प्रयोग जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया। 1924 रूस शोक में डूब गया। व्लादिमीर इलिच लेनिन, वह व्यक्ति जिसने साम्राज्य को गिराया और समाजवाद की नींव रखी, अब नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद एक सवाल हवा में था, अब रूस का भविष्य किसके हाथों में होगा। दो प्रमुख नेता थे, लियोन ट्रॉट्स्की जो लाल सेना के निर्माता थे और जोसेफ स्टालिन जो पार्टी के भीतर धीरे धीरे सत्ता जमा रहे थे। स्टालिन चालाक थे। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पद उपयोग कर हर विभाग, हर नेता पर पकड़ बना दी। उन्होंने पार्टी से ट्रॉट्स्की को बाहर कर दिया और 1929 तक स्टालिन बन गए सोवियत संघ के सर्वे सर्वा। रूस अब एक व्यक्ति के नियंत्रण में था और इतिहास में प्रवेश कर रहा था एक नया युग, तानाशाही का युग। 1930 का दशक। स्टालिन ने रूस को समाजवादी महाशक्ति बनाने का निश्चय किया। उन्होंने लागू किया 5 वर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान्स, जिसका उद्देश्य था तेज औद्योगिकरण और कृषि का सामूहिकीकरण। किसानों की जमीनें जबरन ली गई। छोटे खेतों को मिलाकर कोलखोज यानी कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए। पर जो किसान विरोध करते उन्हें राज्य का दुश्मन कहा जाता। लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों को फांसी दी गई या साइबेरिया के गुलाग कैंपों में भेजा गया। इतिहास ने इसे कहा ग्रेट पर्ज यानी कि महान शुद्धिकरण। यह वह समय था जब भय ही शासन था। फिर भी उद्योग तेजी से बढ़े। ट्रैक्टर, स्टील, बिजली, हथियार। सोवियत संघ एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बन गया। 1939 जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक अआक्रामकता संधि यानी कि नॉन एग्रेशन पैक्ट हुई, जिसे मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट कहा गया। लेकिन 1941 में हिटलर ने इस संधि को तोड़ते हुए सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह था ऑपरेशन बारबरोसा, इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण। रूस जल उठा। शहर दर शहर, गांव दर गांव नष्ट हो गए। लेकिन रूसी जनता ने हथियार नहीं डाले। उन्होंने अपने देश को मदरलैंड कहकर बचाने की कसम खाई। स्टालिनग्राड की लड़ाई मानव इतिहास के सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक थी। ठंडी बर्फ, भूख और मौत के बीच सोवियत सैनिकों ने जर्मनों को पीछे ढकेल दिया। 1945 में लाल झंडा बर्लिन के ऊपर फहराया गया। नाजी जर्मनी हार गया और सोवियत संघ बन गया दुनिया की 2 महाशक्तियों में से एक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक ओर था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जो पूंजीवादी दलों का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी ओर था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जो कि साम्यवादी था। दोनों के बीच हुई वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा, जिसे कहा गया कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। यह युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि विचारधाराओं, जासूसी, अंतरिक्ष और हथियारों की होड़ से लड़ा गया। 1957
सोवियत संघ ने दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने। सोवियत विज्ञान और तकनीक चरम पर पहुंच चुका था, परंतु भीतर सब ठीक नहीं था। जनता के पास आजादी नहीं थी, भय और सेंसरशिप हर जगह थी। 1953 स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव सत्ता में आए। उन्होंने स्टालिन की नीतियों की आलोचना की, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और पश्चिम के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। पर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया। अगले दशकों में सोवियत संघ में बदलाव के कई दौर आए, ब्रेशनेव, आंद्रोपोव और चेरनेको, लेकिन व्यवस्था कठोर और भ्रष्ट होती चली गई। 1985 एक नया नेता उभरा, मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने दो नए शब्द दिए, ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन। इन सुधारों का उद्देश्य था आर्थिक ढांचा बदलना और जनता को अभिव्यक्ति की आजादी देना। लेकिन इन्हीं सुधारों ने सोवियत साम्राज्य की नींव हिला दी। 1989 पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश एक एक कर स्वतंत्र होने लगे। बर्लिन की दीवार गिरी, जो दशकों से शीत युद्ध का प्रतीक थी। 1991 बाल्टिक देशों यानी कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की। आर्थिक संकट, असंतोष और राजनीतिक विरोध चरम पर था। अंततः 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और लाल झंडा, जो 1917 से फहर रहा था, क्रेमलिन से नीचे उतर गया। सोवियत संघ समाप्त हो गया। 15 नए स्वतंत्र राष्ट्र बने। रूस फिर से एक गणराज्य बना, लेकिन अब साम्यवादी साम्राज्य इतिहास बन चुका था। 1917 से लेकर 1991 तक यह था एक ऐसा कालखंड जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। एक क्रांति जिसने सत्ता को चुनौती दी, राजतंत्र को मिटाया और दुनिया को यह सिखाया कि विचार की ताकत तलवार से बड़ी होती है। पर यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी, यह बलिदान की भी थी। किसानों के आंसू, मजदूरों का पसीना और लाखों निर्दोष जाने, इन सब ने मिलकर उस क्रांति की कीमत चुकाई, जिसे आने वाली पीढ़ियां आदर्श कहेंगी। लेनिन ने जिस दुनिया का सपना देखा था, जहां हर इंसान बराबर होगा, जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां सत्ता जनता की होगी, वह सपना हकीकत से टकरा गया। सत्ता जैसे जैसे मजबूत हुई, वह उसी अन्याय में बदल गई जिसे मिटाने के लिए यह क्रांति हुई थी। जनता फिर से डर में जीने लगी, पर इस बार जार नहीं, उनके ही नेता भय का कारण बने। क्रांति ने इतिहास को पलट दिया और उसने यह भी दिखाया कि आदर्श और वास्तविकता के बीच की खाई कितनी गहरी होती है। परंतु क्रांतियां मरती नहीं, वे रूप बदलती हैं, वे विचार बनकर पीढ़ियों में बहती हैं। रूसी क्रांति की ज्वाला ने पूरी दुनिया में समानता की चाह जगाई। भारत जैसे देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को बल मिला। मजदूरों ने अपने अधिकारों की मांग की, औपनिवेशिक शासन हिलने लगे। रूस की क्रांति ने साबित किया कि जनता की एकता और विचार की शक्ति किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है। रूस के बर्फीले मैदानों में आज भी क्रांति की पदचाप सुनाई देती है। विंटर पैलेस की सीढ़ियां अब शांत हैं, पर उन पर बहा हुआ इतिहास अभी भी दीवारों में गूंजता है। हर बार जब दुनिया अन्याय के खिलाफ उठती है, हर बार जब कोई मजदूर, कोई किसान अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो कहीं न कहीं लेनिन की आवाज फिर गूंजती है, शांति, भूमि और रोटी। रूसी क्रांति ने हमें यह सिखाया कि इतिहास कभी ठहरता नहीं, वह बहता है, लहू, आंसुओं और विचारों के साथ। साम्राज्य गिरते हैं, नेता बदलते हैं, पर विचार अमर रहते हैं। यह क्रांति सिर्फ रूस की नहीं थी, यह थी मानव आत्मा की पुकार, अन्याय, असमानता और दमन के विरुद्ध। शायद यही कारण है कि हर सदी, हर युग में कोई न कोई नई क्रांति जन्म लेती है, कभी कलम से, कभी विचार से और कभी जनता की आवाज से।
रूस की क्रांति हमें यह नहीं सिखाती कि सत्ता कैसे ली जाए, बल्कि यह सिखाती है कि जनता की शक्ति जब एक हो जाती है तो इतिहास झुक जाता है। क्रांति एक घटना नहीं, यह मानवता की निरंतर पुकार है। और इसी के साथ मैं यानी अंकित पांडे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।